नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कभी कभी ओवर स्मार्टनेस या ज्यादा चालाकी आपको भारी पड़ सकती है। क्योंकि अगर आप हर बार अपने आप को शेर समझेंगे तो कभी ना कभी आपको सवा शेर मिलना लाजमी है। या हर चीज में जब आप चालबाजी करेंगे तो फिर आपके नहले पे कोई ना कोई दहला भी जरूर पड़ेगा। कुछ इसी तरह का काम बीजेपी ने किया था। बीजेपी ने अभी 2 दिन पहले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा की। आरएसएस के खासम खास और मोदी जी के पुराने मित्र सीपी राधाकृष्णन जी को, जो बीजेपी के जाहिर सी बात है सांसद भी रहे हैं तमिलनाडु से और आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं और अभी गवर्नर झारखंड में थे, उसके बाद फिर महाराष्ट्र के गवर्नर। सीपी राधाकृष्णन के जरिए बीजेपी ने दो निशाने साधने की कोशिश की। एक तो धनखड़ जी के एक्सपीरियंस के बाद एक ऐसा आदमी बहुत जरूरी चाहिए था मोदी जी को, जो मोदी जी का विश्वास पात्र हो, तो उसलिए सबसे विश्वास पात्रों में से एक राधाकृष्णन जी को चुन लिया। दूसरा निशाना साधा तमिलनाडु पर कि भाई एक मैसेज दिया कि बीजेपी ने देखिए हम तमिलनाडु को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट तमिलनाडु को दे रहे हैं जहां हमारी पार्टी का कुछ खास है नहीं। और दूसरा डीएमके को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की कि अब डीएमके क्या करेगी, दुविधा में डालिए। अगर विरोध में जाती है तो मैसेज बीजेपी तुरंत फैला देगी कि देखिए तमिलनाडु के खुद के आदमी का विरोध करती है डीएमके, और अगर सपोर्ट करती है तो फिर और चाहिए क्या। फिर इंडिया अलायंस या विपक्ष जो आप कह लीजिए, उसमें दरार पड़ते ही दिखते सबको मैसेज चला जाएगा कि ये तो आपस में ही एकजुट नहीं है, एक राय नहीं रखते। और इसीलिए इसको पुख्ता करने के लिए राजनाथ सिंह के जरिए डीएमके को मैसेज भी पहुंचाया गया, डीएमके से बात भी कराई गई। लेकिन जब सीपी राधाकृष्णन के नाम की उम्मीदवारी जो है घोषित की गई, उसी वक्त एक चीज और तय हो गई थी कि अब विपक्ष अपना उम्मीदवार जरूर उतारेगा, क्योंकि ये तो हार्डकोर आरएसएस का आदमी है। और विपक्ष यही कह रहा था कि अगर नॉन बीजेपी पार्टी से कोई उम्मीदवार खड़ा करता है एनडीए और जिसके क्रेडेंशियल थोड़े सेकुलर हो, तो वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो, उनके समर्थन दे सकते हैं, यानी कि निर्विरोध उपराष्ट्रपति को चुना जा सकता था। लेकिन द मोमेंट आपने संघ के खास कार्यकर्ता को चुन लिया तो फिर विपक्ष भी जाहिर सी बात है अपना खूंटा गाड़ने के लिए तैयार था। लेकिन बीजेपी को शायद ये तो मालूम था कि विपक्ष अपना उम्मीदवार देगा। उन्हें ये लग रहा था कि विपक्ष को उम्मीदवार चुनने की वजह से विपक्ष में आपस में बहुत फूट पड़ जाएगी। डीएमके कहेगा कि हमें दुविधा से निकालने के लिए हमारा कोई कैंडिडेट दो तमिलनाडु से, दूसरे लोग कहेंगे हमारा उम्मीदवार दो, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, आपस में ही इनके सिर फुटबल हो जाएगी और इनकी और फजीयत होगी। लेकिन ये ऐसा कभी नहीं सोचा था बीजेपी ने कि जो चाल उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ चली थी, इंडिया गठबंधन या विपक्ष कहें पूरा विपक्ष वही चाल, बल्कि उससे बेहतरीन चाल मोदी जी के साथ चल जाएगा। जैसे बीजेपी ने डीएमके को दुविधा में डालने के लिए तमिलनाडु से उम्मीदवार दे दिया, इंडिया गठबंधन और विपक्ष ने, बार बार इंडिया गठबंधन निकलता, माफ कीजिए, समूचे विपक्ष ने उससे एक कदम आगे चल के आज सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बना दिया। सुदर्शन रेड्डी कौन? जाने माने इस देश के न्यायविद, हाई कोर्ट के जज रहे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, उन्हें उम्मीदवार बना दिया। अच्छा, ये तो रही कि एक आरएसएस, हार्डकोर आरएसएस मैन वर्सेस एक ज्यूरिस्ट, कि देखिए दोनों में कितना फर्क है। एक हार्डकोर राजनीति से जुड़ा है, पार्टी का हार्डकोर कार्यकर्ता है, मोदी जी का खास दोस्त है। दूसरा एक कानूनविद, जो कानून से अपने क्रेडेंशियल से ऊपर बढ़ा है, जिसके जो है करियर पर कोई दाग नहीं है। यहां वन अप किया विपक्ष ने। दूसरा जो खेल डीएमके के साथ खेला था, वो खेल विपक्ष ने यहां पर खेल दिया टीडीपी, जगन मोहन रेड्डी और जनसेना के साथ। क्योंकि जो सुदर्शन रेड्डी है वो आते हैं आंध्र प्रदेश से। अब अगर डीएमके दुविधा में है तो जाहिर सी बात है टीडीपी, वाईएसआरसीपी और जनसेना भी उतनी ही दुविधा में है।
the opposition parties have nominated Sri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate since he reflects fully and values that saved our country's freedom movement so profoundly, and the values on which our country's constitution and democracy have been anchored. All these values are under assault, and therefore our collective and determined resolve to fight this election. So this is the name, and we had meeting just now, and everybody consented and agreed this name. So we are fielding him as a vice president candidate. Thank you very much. अब आप देखिए, बीजेपी ने खेल खेला था कि डीएमके के लोकसभा में 22 सांसद है और राज्यसभा में 10 सांसद है, कि क्या करेंगे, एब्सटेन करेंगे तो भी विपक्ष को संख्या कम हो जाती है, अगर सपोर्ट में करते हैं तो बीजेपी का नंबर बढ़ता है, एनडीए का नंबर बढ़ता है, और अगर विरोध में वोट करते हैं तो मैसेज गलत चला जाता है। हालांकि ये अच्छी तरह एनडीए को मालूम है कि उनका कैंडिडेट जीतेगा ही जीतेगा, विपक्ष के पास नंबर नहीं है। ये तो मैं भी बोल रहा हूं कि विपक्ष के पास नंबर नहीं है, लेकिन एक मैसेजिंग की तो कोशिश होती है ना। आज जो विपक्ष ने सुदर्शन रेड्डी को उतार कर अब कैसे टीडीपी वगैरह को फंसा दिया कि जहां बीजेपी निशाना लगा रही थी डीएमके के 22 लोकसभा और 10 जो है वो राज्यसभा सांसदों पर, विपक्ष ने आंध्र प्रदेश में टीडीपी के 16, जनसेना पार्टी के 2 और वाईएसआरसीपी के जो है वो 4 एमपीज, इनको दुविधा में डाल दिया। 25 में से 3 बीजेपी के निकाल दो, 22 सांसद आंध्र प्रदेश से आते हैं लोकसभा के, दुविधा में डाल दिया। और उधर राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा में वाईएसआरसीपी के 7 हैं, टीडीपी के 2 हैं, बीजेपी के आप छोड़ दीजिए 9, यानी कि आप 22 और 9 31 सांसद दुविधा में है, जबकि 32 का निशाना उधर बीजेपी लगा रही थी। तो अब जो मैसेज डीएमके के लिए जाना था वही मैसेज यहां चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण और जगनमोहन रेड्डी के लिए भी जाएगा। अगर वो अपने आंध्र प्रदेश के जो कैंडिडेट है उनके विरोध में वोट देते हैं तो मैसेज गलत जाता है, और अगर नहीं देते हैं तो फिर एनडीए मुश्किल में पड़ जाता है, एनडीए की बहुत किरकिरी हो जाएगी, फिर नंबर जुगाड़ने मुश्किल हो जाएंगे। और अगर कहीं इधर विपक्ष के उम्मीदवार को वोट कर देते हैं तो फिर तो खेलीपुर सारा पलट गया। ये नहले पे दहला, ये इंटरेस्टिंग हो गया है उपराष्ट्रपति का चुनाव। आज दिल्ली में हालांकि टीडीपी के सांसद और कुछ मंत्री, नारा लोकेश समेत जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनसे मिले, उनसे बाकायदा मिलने आए थे, पर मुझे लगता है कि तब तक शायद उनके कान में ये खबर नहीं पहुंची थी कि विपक्ष उन्हीं के राज्य से उम्मीदवार खड़ा करने वाला, वो भी ऐसा उम्मीदवार जो किसी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है। सबसे बड़ी बात, किसी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है, जबकि बीजेपी का उम्मीदवार तो हारकोर्ट पार्टी से एसोसिएटेड है। मुझे याद है जब एपीजे अब्दुल कलाम को बीजेपी ने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया था, तब उन्होंने ये बात कही थी कि राष्ट्रपति का पद ऐसा होता है जहां पर कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए जिसकी कोई पॉलिटिकल वो ना हो। कांग्रेस को बड़ा उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने हमेशा ऐसे लोगों को ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाया है जो उनकी पार्टी की सोच रखते थे, उनकी पार्टी से आते थे। बीजेपी ने नया ट्रेंड स्टार्ट किया है, तो आज वही चीज घूम के बीजेपी पर उठ रही है कि बीजेपी हार्डकोर अपने पॉलिटिकल आदमी को खड़ा कर रही है, उपराष्ट्रपति बनाना चाहती है, जबकि विपक्ष एक न्यूट्रल आदमी को उपराष्ट्रपति बनाना चाहती है। ये कहानी बड़ी मजेदार हो गई है। अब इस कहानी को आगे देखते रहना, जरा मजा आएगा, क्योंकि अब चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे मैं ये देखना चाहता हूं कि जो केंद्र से पैसा मिल रहा है वो
भारी रहेगा या फिर अपने प्रदेश का प्राइड जिसके लिए वो अक्सर बातें करते हैं, तेलुगु प्राइड, वो भारी पड़ेगा। यही पोजीशन डीएमके के लिए भी है, पर डीएमके ने मेरे ख्याल से बहुत हद तक ये तय कर लिया है, क्योंकि अगर कहीं बीजेपी ने तमिलनाडु से कोई ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया होता जिसकी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होती, जो संघ या बीजेपी से नहीं जुड़ा होता, इसी तरह का कोई पूर्व जज या कुछ ब्यूरोक्रेट होता, तब डीएमके बड़ी दुविधा में होता। लेकिन जो खुद बीजेपी से सांसद रहा हो, वहां पर हार्डकोर संघ का आदमी है, तो डीएमके के लिए कोई ज्यादा दुविधा का विषय नहीं है। डीएमके तो साफ है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश वाली तीनों पार्टियां फंस गई है। खैर, अब बात लौटते हैं वापस कि जो आजकल देश में चर्चा का विषय है वो है वही इलेक्शन कमीशन बनाम राहुल गांधी। राहुल गांधी की तो अपनी बिहार यात्रा चल रही है। बिहार में खूब उनकी यात्राओं में जो भीड़ आ रही है, जो आपकी स्क्रीन पे मैं एडिटर को कहूँगा तस्वीरें लगा दे कि बिहार में जो अलग अलग रंग दिख रहे हैं, अलग अलग लोग, जो जोश दिख रहा है राहुल गांधी की यात्रा में, वो देखने लायक है। क्योंकि चुनाव आयोग ने परसों राहुल गांधी की यात्रा वाले दिन, यात्रा जिस दिन शुरू हुई उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने लिए खुद मुसीबत मोल ले ली। अगर खामोश भी रहता चुनाव आयोग, जैसे पहले खामोश था, तो राहुल गांधी को काफी चीजें शायद रोकनी पड़ती बोलने से पहले। राहुल गांधी को उस दिन खुला मैदान दे दिया, क्योंकि राहुल गांधी के जो आरोप है उसको चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरह से सच साबित कर दिया, उनको जमीन दे दी। अब तो राहुल गांधी, जैसे मैंने कल भी कहा था, कि कदम कदम पर चुनाव आयोग को और बीजेपी को झूठा करार देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए उस रास्ते में बहुत सारे लोग उन्हें मिलेंगे, और आज भी कुछ लोग मिले। राहुल गांधी ने बाकायदा उनको लोगों के सामने पेश किया कि कैसे एक जिंदा लोगों के बिहार में एसआईआर के नाम पर वोट काट दिए गए। जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। बोलो। तो मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था और मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरथ ग्राम का निवासी हूँ, खेती करता हूँ। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। भाई और बहनों, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिहार इस बात से सहमत है? ये आपका अधिकार है, संविधान आपको ये देता है। इसके लिए आप लड़े हो, आप मेहनत करते हो, और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपसे छीन रहे हैं। और मैं, तेजस्वी और यहां जो बाकी नेता खड़े हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम आपको बिहार का एक वोट नहीं चोरी करने देंगे, एक वोट नहीं चोरी करने देंगे। इधर राहुल गांधी बिहार की सड़कों में तेजस्वी के साथ, अपने बाकी सहयोगियों के साथ चुनाव आयोग बीजेपी की पोल खोल रहे हैं। इधर दिल्ली में कोऑर्डिनेशन देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष को संभाले हुए हैं, तो बहन प्रियंका गांधी ने भाई के लिए दिल्ली में मोर्चा खोला हुआ है। और जितना राहुल गांधी को डराने की कोशिश करते हैं, बहन कह रही है मेरा भाई उतना ही मजबूत हो रहा है। क्योंकि जब नेहरू या इंदिरा गांधी से कोई मसाला नहीं मिल रहा, उनके पीछे छिपने की जगह नहीं मिल रही, तो अब डराने की पॉलिटिक्स की जा रही है। ये जो वोट चोरी का पूरा मुद्दा है, इसके बारे में बात करें, समझाएं जनता को। अगर ये सच नहीं है तो बताएं जनता को। राहुल जी पर बहुत हमले हो रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। राहुल जी किसी हमले से नहीं डरते, सह लेंगे सब कुछ और लड़ते रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आज यहाँ पे कहा लोगों ने कि शपथ दे दे तो फिर जांच होगी।
कैसा शपथ? उसका तो टाइम होता है ना, 30 दिन 45 दिन जो भी है। तो क्या कैसा शपथ? इससे बड़ा शपथ कौन सा है जो हम लेते हैं अंदर लोकसभा में? और ये तो अफिडेविट जो ये मांग रहे हैं, ये तो बिल्कुल फिजूल की बात है। जैसे ही अफिडेविट आएगा वो बोलेंगे कि 45 दिनों के बाद दिया है, तो ये उसको रद्द कर देंगे। तो ये सब सॉरी, लेकिन ये सब बकवास है। सच्चाई उनके सामने है, सबके सामने है। सच्चाई का जवाब दें। ये सब क्यों हुआ? 100 लोग जीरो एड्रेस पे क्यों हैं? इतने सारे लोग इकट्ठे एक एड्रेस में कैसे हैं? ये सब चीज़ें, जितने भी सवाल उठाए हैं राहुल जी ने, उनका जवाब दें। जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए पहले तो नेहरू जी की बात करेंगे, इंदिरा जी की बात करेंगे, अफिडेविट की बात करेंगे, शपथ की बात करेंगे। जो मुद्दे उठाए हैं उनका जवाब दें ना। अच्छा, एक चीज आज और बिहार यात्रा में हुई, देखा होगा आपने, गोदी मीडिया में काफी उछाला गया जब तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कहा कि जो भी अगला लोकसभा चुनाव होगा, हम लोग यानी इंडिया गठबंधन या विपक्ष जो भी कहें, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यानी एक तरह से उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो राहुल गांधी है। इसमें दो चीजें साफ हो गई। एक तो जो तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया, उससे एक चीज साफ हो गई कि अगर आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी नेता राहुल गांधी के पीछे खड़ी है, तो ये क्लियर मैसेज है, अब जब भी लोकसभा चुनाव होगा, इधर से इंडिया गठबंधन का चेहरा राहुल गांधी होंगे। और ये मैसेज अरविंद केजरीवाल को भी क्लियर चला गया है, ममता बनर्जी को भी क्लियर कर दिया गया है। उधर से मोदी जी होंगे तो मोदी वर्सेस राहुल होगा, कोई और होगा तो राहुल ही इधर से चेहरा होंगे। ये एक बात एक क्लियर हो गई। दूसरी बात और क्लियर हो गई कि जो लोग अक्सर ये कहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, राहुल गांधी पार्टी को ऊपर लाना चाहते, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, उनको भी मेरे ख्याल से अब चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने कई बार ये इशारा कर दिया। और आज तो क्लियर है, जब तेजस्वी यादव उनके साथ खड़े होकर कहते हैं हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, राहुल गांधी ना उसको नकारते हैं ना उसको एक्सेप्ट करते हैं। चलो एक्सेप्ट तो नहीं भी करेंगे, पर उन्होंने उसको नकारा भी नहीं। तो इसका मतलब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद से कोई एक तरह से वो नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, वो बनना चाहते हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा कि राहुल गांधी ने कई बार कहा है कि लोग कहते हैं वो नहीं बनना चाहते, जो कांग्रेस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन राहुल गांधी से जब जब ये सवाल पूछा गया, चाहे देश में चाहे विदेश में, कि अगर आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, और वो प्रायोरिटी गिनाते हैं, तो प्रायोरिटी वही आदमी गिना सकता है जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। जो बनना ही नहीं चाहता वो क्या प्रायोरिटी गिनाएगा। तो आज तो इंडिया गठबंधन की तरफ से भी राहुल गांधी ने एक तरह से सिग्नल दे दिया कि हाँ, यस, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं और अब मैं ही इंडिया गठबंधन को लीड करूंगा, जिसको आना है मेरे पीछे आना होगा। ये मैसेज आज क्लियर राहुल गांधी ने दी दिया। तो मुझे लगता है कि अब विपक्ष की राजनीति पिछले 1.5 महीने में खास करके मान लो वो कैसे बदली है, विपक्ष कैसे हर मोर्चे पर फिलहाल बीजेपी पर भारी पड़ रहा है राजनीति को लेकर, इसका ताजा उदाहरण भी आज आपको मिल गया। दूसरी तरफ दूल्हा कौन है बीजेपी जब नैरेटिव चलाती थी इंडिया गठबंधन को लेकर, उसका भी आज क्लियरिटी तेजस्वी यादव ने कर दिया कि दूल्हा उधर से राहुल गांधी है, राहुल गांधी ही उनका प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। और तीसरा एक चीज और साफ हो गई कि चुनाव आयोग ने जो गलती की, उस गलती का खामियाजा चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा, ये बात भी तय है। तो ये 3-4 चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। अब वीडियो में जाते जाते आपके सामने एक तस्वीर छोड़ रहा हूं मैं। इस तस्वीर को छोड़े जाने का मकसद मेरा ये नहीं है, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, मैं कोई राय नहीं दूंगा। ये आप दर्शकों पे छोड़ता हूं मैं कि ये तस्वीर है, इस तस्वीर के दोनों पहलुओं को देखिए और फिर अपने दिल से सवाल पूछिए कि इस देश को किस रास्ते पर ले जाया जा रहा है। जरा ये तस्वीर ध्यान से देखिए, एक तरफ पतंजलि है तो दूसरी तरफ आईआईटी है, और इस देश के लिए क्या जरूरी है दोनों में से, ये भी आप तय कीजिए। मैं खास करके उन लोगों से बोल रहा हूं जो
मेरे वीडियोस को देखते हैं, जो न्यूट्रल व्यू रखते हैं, जो किसी एक पार्टी से एसोसिएट नहीं है, ज़रा अपना दिल टटोल के देखें कि इस देश को पतंजलि चाहिए या IIT चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।